हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म खान ग्लोबल स्टडीज़ में। और दोस्तों आज हमारा इस क्विक रिवीजन सीरीज में केमिस्ट्री का बच्चों लास्ट सेशन है, जिसमें कि हम आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का बच्चों रिवीजन कराएंगे। हालांकि ये चैप्टर्स हम लोगों ने अपने लाइव वन शॉट लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बच्चों अच्छे से हम लोगों ने एकदम इनको पढ़ा था, और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया बच्चों पार्टिसिपेट करके खूब अच्छे से इन चैप्टर्स को तैयार कर लिया था। लेकिन अब हम लोग जब नीट के लिए हार्डली बच्चों 10 दिन बचे हुए हैं, तो उस समय हम लोग इन चैप्टर्स को क्विक रिवीजन कर रहे हैं। देखिए समय के हिसाब से रिवीजन किया जाता है। अगर समय कम है, अगर समय 5 दिन है, तो उस समय फिर हमको क्विक रिवीजन करना होगा, जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे और कुछ अच्छे सवालों करके हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना होगा। तो आज चलिए दोस्तों यही काम करते हैं। क्विकली हम लोग अपने एक फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मैसिव चैप्टर्स का चलिए दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव रिविजन्स को चलिए सर इंजाम देते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं विनीत द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अपनी क्विक रिवीजन सीरीज फॉर नीट 2024 एग्जाम, जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का रिविजन करेंगे। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, ओके। तो भाई देखिए, जब हमको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो भाई देखो सबसे पहले हमको क्या रिवाइज करना है सर। देखिए हमको सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज करना होगा कि यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए फर्स्ट लॉ हमारा सबसे पहले क्या रहेगा सर। देखिए फर्स्ट लॉ रहेगा, फर्स्ट लॉ रहेगा, और फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये हम लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा। सही बात है, यस सर, सही बात है सर, एकदम सही बात है। इससे ज़्यादा सही बात क्या होगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें याद रखिए कि कभी भी हमको अगर डेल्टा यू निकालना है, तो फॉर आइडियल गैस डेल्टा यू फॉर क्या, आइडियल गैस। अब प्रोसेस चाहे कोई सा भी हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन सी वी डेल्टा टी लगेगा, ठीक है। और अगर मैं बच्चों डेल्टा डब्ल्यू की बात करता हूँ, तो डेल्टा डब्ल्यू चूंकि पाथ फंक्शन है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस पी डॉट डी वी से निकलेगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी से निकलेगा। आपको बस इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बस पहले बेटा ये देखिए कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, इरिवर्सिबल है तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला। कई बार इरिवर्सिबल प्रोसेस डायरेक्टली नहीं देता है, तो याद रखना एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल गैस। क्या बेटा वर्ड होता है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल गैस, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल गैस, ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये बच्चों हम लोगों का इरिवर्सिबल प्रोसेस की पेट लाइन है। अ गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, अ गैस इज एक्सपेंडेड बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm, अ गैस इज अंडरगोइंग फ्री एक्सपेंशन। बच्चों फ्री एक्सपेंशन में भी बाहर का प्रेशर कांस्टेंट 0 रहेगा, तो वो भी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो वहां पर क्या लगेगा सर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और रिवर्सिबल में क्या लगाएंगे, माइनस पी इंटू डी वी, ठीक है, वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर गैस कैसी है सर, आईआरटी, अगर प्रोसेस कैसा है, आईआरटी, ठीक है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आईआरटी है, तो सीधे सीधे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कर लेना। वहां पे क्या करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी करोगे आप बिना कर लगाए, ठीक है सर, ये चीज लगेगा। लेकिन अगर बच्चों क्या है, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है, आरआईटी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगर बच्चों प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो बेटा जी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला होता है सीधे सीधे माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V। ये फॉर्मूला सर याद रखिए, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। और ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। किसके लिए बन जाएगा बेटा ये फॉर्मूला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किसके लिए रहेगा सर ये, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में सर हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये चीज रिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी अगर हमको पीवी डायग्राम दिया गया है,
तो पीवी डायग्राम का जो एरिया है वो है वर्क डन का मैग्नीट्यूड। एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया है वो भी हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। लेकिन यहाँ पे साइन तुमको खुद से लगाना पड़ेगा। जब भी हम लोग एरिया से साइन, एरिया से वर्क निकालते हैं तो साइन खुद लगाते हैं। साइन क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज प्रोसेस है साइक्लिक, तो सर क्या होगा, साइक्लिक क्लॉकवाइज प्रोसेस नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन में वर्क डन क्या करेंगे सर, नेगेटिव। कंप्रेशन में वर्क डन क्या करेंगे सर, पॉजिटिव। इतनी चीजों को सर आपने ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वर्क कभी भी एक्सपेंशन जब हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस है, तो बेटा हमेशा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कंप्रेशन है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों को हम लोग याद कराते एक चीज क्या बेटा, हमेशा याद रखना, डेल्टा वी इंटू डेल्टा डब्ल्यू हमेशा हमको क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। डेल्टा वी इंटू डेल्टा डब्ल्यू हमेशा क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। अगर वी पॉजिटिव है मतलब एक्सपेंशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर वी नेगेटिव है मतलब कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस तरह से बच्चों को भी हम लोग याद कराते हैं, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर बच्चों प्रोसेस कैसा आइसोकोरिक है, अगर प्रोसेस कैसा आइसोकोरिक है तो वहां पे सर वर्क डन जीरो रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जीरो है। अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा मतलब किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया है तो वहां पे वर्क डन क्या ले लेंगे, जीरो लेंगे। सही है सर, इतनी चीजों को सर हम लोग ध्यान रखते हैं चीजें। इसके बाद हम लोग का आ जाता है सर एंट्रोपी वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, हमारा एंट्रोपी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एंट्रोपी वाला पार्ट आ जाता है। एंट्रोपी को हम लोग रिवाइज करते हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस प्रेजेंट इन सिस्टम। सिस्टम में कितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस है ये हम लोग मेजर करते हैं। अब दोस्तों एंट्रोपी के केस में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो क्या है सर, डेल्टा एस आइडियल गैस के लिए, ये हम लोग का बच्चों डेल्टा एस का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बच्चों देखिए एंट्रोपी जो होती है गैस की टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ती है। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। और एंट्रोपी वॉल्यूम के बढ़ने से ही बढ़ती है तो वॉल्यूम पे भी डिपेंडेंट है। तो ये बच्चों हमको फॉर्मूला लगाना है। टू का टर्म अगर यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है तो हमको ऑन अंदर टेम्परेचर लेने की आवश्यकता नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का दोस्तों यहाँ पे काम करने का तरीका होता है, इससे हमारा ये तुरंत आ जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, और पी बाई टी कितना हो जाएगा, एन आर बाई वी। तो एन आर एल एन वी टू अपॉन वी। तो यही हम लोग का बेटा डेटा है। एल एन को हमने जब log 10 में किया तो ये हमारा 2.303 आ जाएगा। चलिए सर जी, बहुत बहुत बढ़िया बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। और जब हम लोग प्रेशर लेना है, जब हमको क्या लेना है, प्रेशर लेना है, तो सीवी की जगह सीपी रखना है। प्रेशर लेना है तो सीवी की जगह सीपी रखना है। और प्रेशर क्या रहेगा, P1 अपॉन P2 रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा सर हमारा, P1 अपॉन P2 रहेगा। तो इस चीज़ को सर हमने यहाँ पर ध्यान देने का है, इस चीज़ को सर जी हमने यहाँ पर ध्यान देने का है। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, ये हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम को अंजाम देंगे, ये हम लोग यहाँ पे सर जी कार्यक्रम को अंजाम देंगे। बहुत अच्छे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। तो दैट वाज द प्रेशर फॉर, कभी भी हमको अगर किसी भी सवाल में अगर आइडियल गैस दिया हुआ है, किसी भी सवाल में बच्चों क्या अगर आइडियल गैस दिया हुआ है, तो आइडियल गैस के केस में कोई सा भी प्रोसेस है, चाहे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, कुछ भी, यू हैव टू अप्लाई डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, ठीक है। आपको बेटा डायरेक्टली ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और तुरंत बच्चों सवाल हमारा तुरंत आ जाता है, ठीक है सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा याद रखिए फैक्टर्स किन किन पे एंट्रोपी डिपेंड करती है। एंट्रोपी जो होती है हमारी किस किस पे डिपेंड करती है, देखिए एंट्रोपी हमारी डिपेंड करती है, सबसे पहले कहाँ पे डिपेंड करेगी सर, फिजिकल स्टेट पे। एंट्रोपी सबसे पहले कहाँ डिपेंड करेगी सर, फिजिकल स्टेट पे। गैस की एंट्रोपी लिक्विड से अधिक होगी, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से अधिक होगी, ठीक है। फिर एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के बढ़ने से मोशन हमारा बढ़ता है। अगर फिजिकल स्टेट सेम है, अगर बच्चों क्या फिजिकल स्टेट सेम है, तो बड़ी गैस की एंट्रोपी अधिक होती है छोटे गैस से, बड़ी गैस की एंट्रोपी छोटे गैस से अधिक होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। CO2 की एंट्रोपी CO से अधिक होगी। किसी केमिकल रिएक्शन में जैसे जैसे गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जैसे जैसे गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे एंट्रोपी वहां पे बढ़ेगी।
आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे जैसे वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा गैस की इंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। हार्ड चीज़ों की इंट्रोपी कम होती है, सॉफ्ट चीज़ों की इंट्रोपी ज़्यादा होती है। इंट्रोपी ऑफ डायमंड इज लेसर देन इंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट। हार्ड चीज़ों की इंट्रोपी कम होगी, सॉफ्ट चीज़ों की इंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो ये सब हमारे पास कुछ मोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी इंट्रोपी हमारी डिपेंड करती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो RIT और RAP प्रोसेस में याद रखना, जो ग्राफ ज़्यादा शार्प है वो क्या होगा, RAP, और जो ग्राफ थोड़ा सा फ्लैटिश है वो क्या होगा सर, RIT। ठीक है, तो RIT का ग्राफ ऊपर रहेगा, RAP का ग्राफ नीचे रहेगा। कब, एक्सपेंशन में। अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो शार्प ग्राफ है वो क्या है, RAP है, और जो फ्लैट ग्राफ है वो क्या है सर, RIT है। ठीक है, तो शार्प ग्राफ हमेशा RAP होगा, फ्लैट ग्राफ हमेशा RIT होगा, खड़ा ग्राफ RAP का होगा, चपटा ग्राफ हमेशा RIT का होगा। अब इस हिसाब से एक्सपेंशन और इस हिसाब से बेटा कंप्रेशन को आपने ध्यान देना है। ठीक है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन को ध्यान रखना है, इससे हमें इनका ना मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कंपेयर करने में आसानी होती है। चलिए सर, ये हमारे पास यहाँ पर चीज़ें होगी। कभी भी अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वहीं पर हम लोग PV की पावर गामा वाली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ये इक्वेशन नहीं लगानी है, सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही आप PV की पावर गामा वाली इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बेटा कभी भी अगर एंथैल्पी चेंज निकालना रहेगा तो एंथैल्पी चेंज निकालने का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो क्या है सर, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये फॉर्मूला हमारा हर जगह लगता है। अब यही जो फॉर्मूला है देखिए हमारे तीन रूप ले लेता है। क्या कि अगर हमको आइडियल गैस दिया है, अगर हमको क्या दिया है सर, आइडियल गैस दिया है, तो डेल्टा H क्या होगा, NCP डेल्टा T। आइडियल गैस में डेल्टा H क्या हो जाएगा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H क्या है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा U क्या है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, भूलना मत बेटा। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है सर, ये हो जाएगा। कभी कोई केमिकल रिएक्शन दी है तो वहां पे डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT लगा देंगे हम लोग। ठीक है, याद रखना डेल्टा NGRT जूल्स में आता है क्योंकि R की वैल्यू 8.3 और डेल्टा H और डेल्टा U किलो जूल में होता है। तो यहाँ किलो जूल और जूल का थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये सब किलो जूल में होते हैं और ये जूल में होता है, तो किलो जूल जूल का ध्यान देना होता है। बच्चे गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है। चलिए सर, और कुछ नहीं तो फिर डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV वाला फॉर्मूला तो हमेशा ही लगता है, बट इसके लिए आपको U और प्रेशर वॉल्यूम का डेटा दिया होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंथैल्पी चेंज को निकाल सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री में आते हैं बच्चा, अगर हम कहाँ पे आते हैं सर, थर्मोकेमिस्ट्री में आते हैं, तो बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा H निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, और अगर गैसियस रिएक्शन है, अगर क्या है, गैसियस रिएक्शन है, तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बच्चों क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये हम लोग का रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोग का रहेगा। बट ये बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ गैसेस रिएक्शन में लगेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो, ऑलवेज एप्लीकेबल है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एलिमेंट की हमेशा क्या होगी, जीरो। स्टैंडर्ड एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, जीरो। अब क्या क्या स्टैंडर्ड एलिमेंट है, H2O2 N2 गैस। ठीक है, H2O2 N2 गैस, ये सब स्टैंडर्ड एलिमेंट है, इनकी जीरो होगी। कार्बन में ग्रेफाइट वाला स्टैंडर्ड होता है, उसकी जीरो होगी। ठीक है, हमारे पास फॉस्फोरस में हम लोग किसको स्टैंडर्ड लेते हैं, वाइट फॉस्फोरस को लेते हैं, तो वाइट फॉस्फोरस P4 वाइट की हम लोगों की जीरो होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है। S8 में हम लोग क्या लेंगे सर, रोम्बिक सल्फर जो होता है हमारा, रोम्बिक सल्फर की हमारी जीरो होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, P4 में आपको बता दी सर वाइट की होती है हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। ठीक है, तो दो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है थर्मोडायनेमिकली,
उसकी इंट्रॉपी क्या लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड उसको मानते हैं और उसको हम लोग क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो P4 वाइट एंड देन S8 सल्फर, S8 हमारा रोम्बिक सल्फर, इनको हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस चीज़ को हमने सर यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए साहब, ओके ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए सर, अब सारे के सारे जब फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए हैं, तो चलिए सर अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलिए अब मूव करते हैं जल्दी से, सवालों पे जल्दी से आ जाते हैं। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। बच्चों देखिए, अगर इंसुलेटेड कंटेनर है तो मतलब हीट चेंज 0 हो जाएगा, डेल्टा क्यू विल बी 0 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, अब गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड अगर करेंगे तो बच्चों वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वर्क डन सर हमारा नेगेटिव होगा। अब हमसे पूछा कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमसे इंटरनल एनर्जी में होने वाले बदलाव को पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सर उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए सबसे पहले तो लगा देंगे फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू लगा देंगे। अब चूंकि इंसुलेटेड कंटेनर तो डेल्टा क्यू 0 होगा। अब यहाँ पर डेल्टा यू हमको निकालना है और वर्क डन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि कैसा है सर हमारा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो वहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। याद रखना कभी भी हम लोग वर्क डन जब फॉर्मूले से निकालते हैं तो साइन खुद से नहीं लगाना, साइन अपने आप सही आता है। ठीक है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा यू माइनस, अब पी एक्सटर्नल कितना है सर हमारे पास 2.5 ATM, और डेल्टा वी कितना लेंगे सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 4.5 माइनस 2.5 2 लीटर। तो ये जो यूनिट यहाँ पर आएगी क्या आएगी, एटमॉस्फेयर लीटर आएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर लीटर। तो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी डेल्टा यू हमारा कितना आ जाएगा सर, डेल्टा यू हमारा आ जाएगा माइनस 2.5 माइनस 5 ATM लीटर, माइनस 5 ATM लीटर। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जो ATM लीटर होता है उसको जूल में अगर कन्वर्ट करें तो आपने 101 से मल्टीप्लाई करना है, 101 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 505 जूल ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 505 जूल ये हम लोग का हो जाएगा। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में Q 0 है तो U और W बराबर होते हैं, तो यही U है और यही W, और W हमारा क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव निकल करके आ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन है। तो माइनस 500 जूल के पास वाला जो नंबर है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो माइनस 505 जूल ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सर, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है सर, यस सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, आगे चलिए सर। चलिए सर अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपैंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। देखिए अगेन यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। और कभी भी अगर यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या पूछा है सर, वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन पूछ रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस में सर निकाल देंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बस सीधी सी बात। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की अगर आपने पहचान कर ली तो सर देखिए मामला अपना सेट हो जाता है। तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 2 बार, बार मतलब वही ATM ही हो जाता है लगभग लगभग। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज कितना है सर 0.25 से 0.1 मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है 0.15 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी सर कितनी, माइनस 0.3 ATM लीटर, और ATM लीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है लगभग लगभग 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 30 जूल यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस 30 जूल के आसपास हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर, तो दैट इज आंसर नंबर ए। दैट इज क्या बच्चों, हमारा आंसर नंबर ए। तो हमसे सिर्फ वर्क डन पूछा है और वर्क डन आइसोथर्मल हमने देख लिया, और क्या है अल्टीमेटली सर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल है तो सीधे सीधे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी यहाँ पर लगा देंगे। अब ये सवाल मैंने क्यों लिया, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई बार बच्चा पता है क्या करता है, आइसोथर्मल को देखते ही माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल वाला फॉर्मूला चेप देता है। अगर आपने इस सवाल में बेटा ये फॉर्मूला लगाया होता आपका आंसर गलत होता। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला हुआ है किसके लिए, RIT के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फॉर्मूला लगता है। लॉग वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में लगता है, जो कि माइनस पी डॉट डी वी को इंटीग्रेट करके निकलता है।
ये सीधा सीधा माइनस पी इंटू डेल्टा वी कब लगाते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस में लगाते हैं। और इरिवर्सिबल की पहचान क्या है? अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे गैस का एक्सपेंशन। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अगर आ गया तो समझ जाओ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी का फॉर्मूला बिंदास आप चेप दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत होगा। अब देखो मैंने इसी का ही एक वेरिएबल आपके लिए बनाया हुआ है कि अगर मान लो नीट 2024 सवाल में आपसे ये सवाल आ जाता है, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या बोल दिया है, वहां पे आपको बोल दिया है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन दे दी गई है। वहां पे क्या बोल दिया गया? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन है और गैस हमारी बच्चों क्या 300 केल्विन पे एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। अगर ये है, अगर दोस्तों सवाल में RIT आ जाता है तो -2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और अगर प्रेशर होता तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल का फॉर्मूला आप चेप दीजिए। इससे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। इससे हम लोग का सर देखिए आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दिस फॉर्मूला वी नीड टू अप्लाई। चलिए सर आते हैं। तो -2.303 n की जगह पे क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर? n हमको नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। nRT की जगह पे PV भी रख सकते हैं। nRT की जगह पे बेटा कोई भी PV का आप डेटा ले सकते हो आप चीज, ठीक है। कोई भी PV का ले सकते नहीं। n नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं सर 1 मोल है, ठीक है सर। 1 मोल गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 R की वैल्यू कितनी लेंगे सर? कभी भी nRT अगर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, अगर कभी भी थर्मोडाइनमिक्स में आप फॉर्मूला लगा रहे हो, आपको वर्क डन किस में निकालना है? जूल में निकालना है। तो जूल में निकालने के लिए 8.3 क्या लेंगे? जूल में लेंगे, ठीक है। 8.3 जूल, कभी भी जूल में आंसर निकालना है तो R की वैल्यू 8.3। अगर ATM लीटर है तो 1/12 या 0.0821। चलिए सर टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। सही है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बस लॉग बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल 0.25 अपॉन 0.10, ये हम लोग का डेटा हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। तो -2.303 ये हमारा कितना हो जाएगा सर? ये 24.9 हो जाएगा। 24.9 मोटा मोटा 25, सो दिस विल बिकम 2500, ठीक है। और लॉग बेस 10 5/2, लॉग बेस 10 कितना बेटा? 5/2 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा सो आएगा, ठीक है। जो भी आएगा सो आएगा। एंड दिस विल कम्स आउट टू बी नियरली कितना? 5000, और 5000 में 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5000 में हम लोग 0.3 से मल्टीप्लाई 5750, ठीक है। 5750 के आसपास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5750 के आसपास यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। एंड log 5/2, log 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.7, ठीक है। और log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये 0.4 हो जाएगा। -5750 इंटू 0.4, ठीक है। दिस विल बी द आंसर एंड इट विल कम्स आउट टू बी कितना? -575 इंटू 4, -575 इंटू 4। तो 5 चौक 20 का 2, 7 चौक 28 का 2, और ये 30 का 3, 5, ठीक है। सो 2300 -2300 विल बी द आंसर। कितना सर हो जाएगा? -2300 विल बी द आंसर, ठीक है। -2.3 किलो जूल विल बी द आंसर। तो ये हम लोगों को करना है। बेसिकली यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर RIT है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, डायरेक्टली गो फॉर दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को सर आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस यही बस आपको हम बताना चाहते हैं। RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? 25, ठीक है। RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, साथ में 0, एंड देन 2.303 को आप बस यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। चलिए साहब, बहुत ही बढ़िया बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, कूल। अगले सवाल पे आते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब PV की पार गामा एट 27 डिग्री, द वर्क डन इज इतना, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इक्वल टू, हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है सर। चलिए देखो बेटा, अगर रिवर्सिबल है, एडियाबेटिक भी है, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W। डेल्टा U बराबर डेल्टा W, क्योंकि Q हो जाएगा 0, ठीक है। ये चीज हमारे पास है। अब सवाल में हमको वर्क डन, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन हो रहा है। कभी भी एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन के केस में वर्क नेगेटिव, कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव। तो वर्क नेगेटिव है तो कितना लेंगे? -3000 जूल। कितना हो जाएगा बेटा? -3000 जूल।
एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा यू। डेल्टा यू है आइडियल गैस है, एन सी वी डेल्टा टी मार देंगे, एन सी वी डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है सर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब बस 1 मोल है, ठीक है 1 मोल है, सीवी की वैल्यू 20 जूल दे दी गई है, सीवी की वैल्यू 20 जूल दे दी गई है। टी फाइनल हमको निकालना है, टी फाइनल निकालना है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री है, -3000। सवाल में जो मेन की बात है क्या है कि उन्होंने वर्क डन दिया है, वर्क नहीं दिया है, वर्क डन दिया है। कितना वर्क किया है, वर्क डन दिया है, बट आपको यहाँ पे साइन खुद से लगाना पड़ेगा, साइन आपको खुद से लगाना पड़ेगा। देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव। साइन तुमको खुद लगाना है, यही सवाल का बेटा क्या है, की पॉइंट है। ठीक है, अब बस अब इसके बाद कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं, आराम से ये सवाल एकदम डुएबल हो जाएगा। 20 को हमने इससे काटा, ठीक है 2 को हमने इससे काटा, -150 हो जाएगा। ठीक है, और -150 हो जाएगा, फिर टीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, टीएफ कितना हो जाएगा सर जी, 150 केल्विन। तो 150 केल्विन, 150 केल्विन विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है सर, इस तरह से हम लोग इस सवाल को अंजाम देंगे। प्रोसेस को पकड़ना सबसे बड़ा यहां पर खेल होता है, वर्क डन का साइन यहां पे से सबसे बड़ा खेल है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पहचानिए, साइन पहचानिए, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सर चैंपियन बनने की मेन सर निशानी होती। ठीक है सर, चलिए सर बहुत ही बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर चेंज फ्रॉम आइसोथर्मली फ्रॉम पी इनिशियल टू पी फाइनल। ठीक है, द एंट्रोपी चेंज। देखिए परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, और आइडियल गैस में कभी भी एंट्रोपी चेंज अगर निकालना है तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, डेल्टा एस बराबर, ठीक है डेल्टा एस बराबर 2.303 एन सी वी लॉग बेस 10 टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस 2.303 एन आर लॉग बेस 10 वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, लॉग 10 के हिसाब से करोगे ये आएगा, और एल एन के हिसाब से करोगे ये आएगा, एन सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन, ठीक है प्लस एन आर एल एन क्या सर, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये हमको सर फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, ये हमको भैया जी यहाँ पर देखिए सर फॉर्मूले हमको लगाने हैं। अब बस काम खत्म, यहाँ पे एल एन करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो एल एन के टर्म में बात करेंगे तो सर ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला होता था एन सी पी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन, अब पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं, एल एन के टर्म में ये फॉर्मूले हैं, लॉग के टर्म में सर ये फॉर्मूले। हमको सवाल में प्रेशर के टर्म में पूछ रहा है, आइसोथर्मल है सर जी आइसोथर्मल है। अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर बराबर होगा, और टेम्परेचर बराबर होगा तो ये रेशियो 1 हो जाएगा, और log 1 या ln 1 0 होता है, तो दिस टर्म विल बिकम 0 हियर, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही टर्म रहेगा एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ये हम लोग का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सही सर, तो ये हम लोग यहाँ पर करेंगे। कभी भी आइडियल गैस अगर दी है, आप बिंदास ये फॉर्मूले चेपिए, एंट्रोपी चेंज आपने इन्हीं फॉर्मूले से लगाना है। इससे मतलब ही नहीं कि सर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, नहीं मतलब, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, उसे प्रोसेस के नेचर से डिपेंड ही नहीं करता है। बिंदास आप बस ये फॉर्मूले चेपिए और काम खत्म। ठीक है सर, यस सर, चलिए सर बहुत अच्छी बात। अच्छा, कभी भी एंट्रोपी सराउंडिंग की अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी। एंट्रोपी सराउंडिंग की निकालनी है तो सर इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इन विच केस एंट्रोपी इज नेगेटिव, कहाँ पे एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी नहीं नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, यहाँ पे सर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगी। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगी, तो सर यहाँ तो पॉजिटिव है। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस जा रहे हैं सर, गैस में जा रहे हैं सर, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो यहाँ पे सर जी एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, 2 हाइड्रोजन गैस से H2 गैस, अब यहाँ पे समझिए नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स गैस के घट रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स गैस के घट रहे हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल कम होने पे एंट्रोपी भी हमारी कम होती है। तो यस, यहाँ पे बच्चों एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। यही हमारे सवाल का सही आंसर है।
इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन हो रहा है, वाटर लिक्विड से गैस में जा रहा है, 100% इंट्रोपी यहाँ पर भी बढ़ेगी, तो इंट्रोपी चेंज यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए सर जी, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है सर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। देखिए कभी भी केमिकल रिएक्शन है तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे सर, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और अगर केमिकल रिएक्शन है तो डेल्टा पीवी की जगह पे डेल्टा एनजीआरटी। क्या लगा देंगे सर जी, डेल्टा एनजीआरटी। अब बेटा यहाँ पे डेल्टा एनजी मतलब चेंज इन गैसियस मोल, 3 मोल और 5 और 1 6 मोल, ठीक है। तो 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 आरटी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू कितना हो जाएगा सर, -3 RT। कितना हो जाएगा सर, -3 RT। कितना हो जाएगा सर, -3 RT। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी आप लोग चेप दीजिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड आर इतना, देन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पर मोल हमसे पूछ। देखिए अब ये हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल आ गया है, हमसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पूछ रहा है, और क्या दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है। अच्छा सर, सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया हो आप उसको पहले रिएक्शन के टर्म में लिखिए। जैसे कि यहां पर हमको कार्बन की कंबशन की बात कर रहा है, तो कार्बन ग्रेफाइट ही लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो ग्रेफाइट लेंगे। कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड O2 के साथ बर्न होकर के CO2 गैस बनाएगा। तो इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज क्या है, -393.5, ठीक है। अब कार्बन मोनोक्साइड की कंबशन की बात करें, कार्बन मोनोक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये हो जाएगा सर CO2 गैस, और इसकी एंथैल्पी चेंज कितनी है, -283 किलो जूल है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सर, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करो। अब बेटा देखो हमें किस रिएक्शन के बारे में बोल रहा है, हमें बोला है कार्बन मोनोक्साइड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब कार्बन मोनोक्साइड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 1 मोल कार्बन मोनोक्साइड बनाइए फ्रॉम इट स्टैंडर्ड एलिमेंट, 1 मोल कार्बन मोनोक्साइड बने फ्रॉम इट स्टैंडर्ड एलिमेंट, किससे, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस। ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, CO। अब ये रिएक्शन क्या ऊपर वाली रिएक्शन की मदद से आ सकती है, हाँ डेफिनेटली आ सकती है। अगर हम 1 - 2 कर दें, अगर हम क्या कर दें बेटा, रिएक्शन नंबर 1 - 2 कर दें, अगर हम 1 - 2 कर दें तो ये बन जाएगी रिएक्शन, ठीक है। CO2 हमारा कट जाएगा और ये हमारा अल्टीमेटली यही बन जाएगा। और यही क्या है सर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -110.5, -110.5 किलो जूल हमारा यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपको बच्चों ना रिएक्शन की नॉलेज आनी चाहिए कि जो भी डेटा दिया गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो किस केमिकल रिएक्शन की सर बात करें, इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन में, एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करोगे कार्बन CO2 जाएगा, हाइड्रोजन H2O लिक्विड में जाएगा, हाइड्रोजन H2O लिक्विड में जाएगा, याद रखना। फॉस्फोरस है तो P2O5 सॉलिड में जाएगा, सल्फर है तो SO2 गैस में जाएगा, नाइट्रोजन है NO2 गैस में जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फॉस्फोरस P4O10 में जाएगा, फॉस्फोरस अगर है तो किस में जाएगा, P4O10। फॉस्फोरस किस में जाएगा सर, P4O10 मतलब P2O5 में, P2O5, ठीक है। फॉस्फोरस को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में सर, P2O5 में कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारा बनता है हमेशा। जब माचिस को जलाते हैं तो भी P2O5 बन जाता है, ठीक है। और सल्फर अगर है तो SO2 गैस, नाइट्रोजन है तो NO2 गैस, कार्बन है CO2 गैस, हाइड्रोजन है H2O लिक्विड। इसमें आप चीज़ों को आप बर्न करके आप उड़ा दीजिए, ठीक है। यस सर। और 1 मोल गैस, 1 मोल कंपाउंड को आपने एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न कर देना है, H2O लिक्विड होता है कंबशन में। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से क्या मतलब है, 1 मोल सब्सटेंस को बनाना है फ्रॉम इट स्टैंडर्ड एलिमेंट, 1 मोल सब्सटेंस को बनाइए फ्रॉम इट स्टैंडर्ड एलिमेंट। रिएक्शन कोई से भी है उससे नहीं मतलब है, बस 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए फ्रॉम इट स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब बस हमको ये रिएक्शन चाहिए थी, ऊपर ये 2 रिएक्शन थी, इनको प्लस माइनस करके हमने इसको निकाल लिया, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो रिएक्शन की नॉलेज सर मस्ट है, और ये हमने सर आपको पूरा डिटेल 1 शॉट में आपको बढ़िया से आपको बताया हुआ था। क्या बात है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कहाँ पे आ गए, आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ आ गए। तो चलिए थोड़ा सा पहले आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी को चलिए पहले थोड़ा कवर अप कर लें, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। चलिए सर आयनिक इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी थ्योरी पे आते हैं। देखिए जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एसिड बेस के केसेस को समझना पड़ता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो वहाँ पे सवाल इक्विलिब्रियम का नहीं बल्कि नॉर्मेलिटी का होता है। अगर सिर्फ एसिड एसिड है तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करके नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड आ जाएगा, वही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा, उससे पीएच आ जाएगा। अगर एसिड और बेस मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? एसिड और बेस। और कौन सा एसिड बेस है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि सवाल में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है। अगर एसिड ज्यादा है, NaVa ज्यादा है NbVb से, तो NaVa ग्रेटर देन NbVb मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। तो वहां पे नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड क्या होगा? NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। इस तरह से हमारे फॉर्मूले होते हैं जो कि हमने वन शॉट में काफी आपको बताए हुए थे, ठीक है। बट दीज आर मोर और लेस मोल कंसेप्ट पार्ट, दीज आर मोर और लेस नॉर्मेलिटी पार्ट। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कब आता है? इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है जब आपके पास क्या आते हैं? वीक एसिड्स। वीक एसिड के केस में इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है। अब देखिए, अगर हमारे पास वीक मोनोबेसिक एसिड है तो इक्वेशन वहां पर क्या होगी? Ha डबल एरो H प्लस एंड A माइनस, Ha डबल एरो H प्लस एंड A माइनस। यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या इक्वेशन बनेगी? Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हम लोग की सर इक्वेशन बन जाएगी। अल्फा क्या हो जाएगा? अंडर रूट K बाय C। अल्फा क्या हो जाएगा सर जी? अंडर रूट K बाय C। दिस इज द इक्वेशन फॉर अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा सर हमारा? अल्फा बराबर अंडर रूट K बाय C। ये हम लोग का सर अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसी से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा? C अल्फा होगा अंडर रूट KC। क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट KC हो जाएगा। और इसी का माइनस लॉग अगर हम ले लें, इसका माइनस लॉग ले लें तो पीएच हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच बराबर हाफ पीके माइनस लॉग सी। पीएच बराबर हाफ पीके माइनस लॉग सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सर हमको क्या मुंह जबानी याद रखने हैं, ठीक है। वीक एसिड अगर अकेला दिया है तो ये फॉर्मूले हमको मुंह जबानी याद रखने हैं। इसी में उस वॉल डाइल्यूशन लॉ होता है। कंसंट्रेशन कम करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो डाइल्यूशन लॉ हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? वीक एसिड का केस है। सेम कंसेप्ट आप लगा दोगे वीक बेस में। अगर सोल्यूशन में सिर्फ वीक बेस है, सेम कंसेप्ट लगा दोगे। बस ध्यान रखना, अगर एसिड की जगह बेस आता है, अगर सोल्यूशन में बेस है तो बेबी को बेस पसंद है, पीएच की जगह पीओएच होगा, पीएच की जगह पीओएच होगा, H प्लस की जगह OH माइनस होगा। सारे फॉर्मूले वही हो जाएंगे, बस पीएच की जगह पीओएच और H प्लस की जगह OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, ये यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर सॉल्ट्स के केस में। देखिए, सॉल्ट जो होते हैं हमारे, वो सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। सॉल्ट का बिहेवियर डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है। बेसिकली सॉल्ट में कैटायन और इनायन कितने एक्टिव है। अगर कैटायन एक्टिव है सॉल्ट एसिडिक होगा, इनायन एक्टिव है सॉल्ट बेसिक होगा। अब कैटायन कितना एक्टिव है वो डिपेंड करता है उसके कॉन्जुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनायन कितना एक्टिव है वो डिपेंड करता है उसकी कॉन्जुगेट एसिड पे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वीक कंजुगेट बेस, उस कंसेप्ट से हम लोग आयंस की एक्टिविटी निकालते हैं, कितने पावरफुल हैं, और उसी से हम लोग सॉल्ट को उनका गुण हम लोग प्रदान करते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट के केस में ध्यान रखिए, 4 तरीके के सॉल्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट है तो सर ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और न्यूट्रल केस में पीएच क्या होता है? हाफ पीके। क्या होता है सर? हाफ पीके, ठीक है सर। हाफ PKW, सॉरी, हाफ PKW सर हमारा पीएच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पीएच क्या होगा? हाफ PKW। पीएच और पीओएच दोनों ही बराबर होंगे और वैल्यू कितनी होगी? हाफ PKW, ठीक है। अगर सॉल्ट बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से, बेटा एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा होगा सर? एसिडिक सॉल्ट होगा। और बेटा एसिडिक सॉल्ट अगर होगा तो क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इसका KH क्या होगा सर, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगी? KW अपॉन जो वीकर कंपोनेंट है, क्या है? बेस हमारा वीक है, KW अपॉन KB, ठीक है सर। KW अपॉन KB हमारा KH हो जाएगा। अल्फा क्या होगा? अंडर रूट K/C। अल्फा क्या होगा हमारा? अंडर रूट K/C। तो KW अपॉन CKB, ठीक है। अल्फा क्या होगा? अंडर रूट K/C। C क्या है हमारी? कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा जो मेन आयन है, जैसे कि इस एसिडिक सॉल्ट में जो मेन आयन क्या है? कैटायन। तो C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इन सॉल्ट, ठीक है सर, ये हो जाएगा। और पीएच का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट कैसा है? एसिडिक है, तो पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा, तो हाफ PKW माइनस PKA माइनस लॉग C को ऊपर लिख देता हूँ। पीएच बराबर हाफ PKW माइनस PKA माइनस लॉग C। तो ये हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। PKW माइनस PKB
वीकर कंपोनेंट बेस है, माइनस pKb माइनस log C, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है सर, ये हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्ट हमारा कैसा है, सॉल्ट हमारा बन रहा है सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है। बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक होगा, KH का फॉर्मूला KW अपॉन जो वीकर कंपोनेंट है उसका K डिफाइन होगा KA, अल्फा क्या होगा √K/C, तो KW अपॉन CKA, KW अपॉन CKA, ये हम लोग का अल्फा हो जाएगा। और pH का फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि सॉल्ट कैसा है बेसिक है, सॉल्ट कैसा है बेसिक है, तो pH 7 से अधिक होगा, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है सर हमारा बेसिक है, बेसिक है तो pH 7 से ऊपर होना चाहिए। pKw/2 ही 7 हो जाता है, उसमें चीज़ों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हमारा सॉल्ट बनता है सर वीक एसिड और वीक बेस से, वीक एसिड प्लस वीक बेस से बनता है, तो यहाँ पर KH का फॉर्मूला KW/KA/KB, KW/KA/KB, अल्फा हो जाएगा √KH, अल्फा क्या हो जाएगा सर √KH हो जाएगा, एंड pH बराबर हाफ pKw, H है तो pKa माइनस pKb, pKa माइनस pKb, यहाँ पर C से कोई भी हमारा लेना देना नहीं होता है। ठीक है सर, ये हम लोग का यहाँ पर सॉल्ट की केस में होगा। और अगर हमको बफर सोल्यूशन मिलता है तो बफर सोल्यूशन में एसिडिक बफर में, बफर सोल्यूशन अगर मिलता है तो बेटा वहां पे क्या है एसिडिक बफर के केस में। नाउ व्हाट इज एसिडिक बफर, वीक एसिड प्लस सॉल्ट, वीक एसिड प्लस उसके सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो एसिडिक बफर बनाएगा। और यहाँ पे सर pH क्या होगा सर, pH बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन एसिड, आयन अपॉन एसिड। ठीक है, कौन सा आयन लेंगे, सॉल्ट का हम लोग क्या लेंगे सर एनायन, सॉल्ट का क्या लेंगे सर एनायन। ठीक है, क्योंकि एनायन बेसिक होता है तो ये हम लोग का होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास बेसिक बफर है, क्या है बच्चों हमारे पास बेसिक बफर है, बेसिक बफर कैसे बनेगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट से, वीक बेस उसके सॉल्ट से बनेगा। तो बेस है तो pH की जगह pOH, यही चीज ध्यान रखनी है, प्लस pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन बेस। और यहाँ पे आयन क्या लेंगे सर हम लोग, सॉल्ट का कैटायन, सॉल्ट का जो कैटायन है उसकी कंसंट्रेशन हमको लेनी है, क्योंकि वो हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो दिस विल बी द हमारा थिंग। ठीक है सर, यस सर। चलिए सर, अब आते हैं सवालों पे, थोड़ा सा आते हैं, जल्दी सवाल कर लेते हैं। इस सवाल पे आते हैं, द pK वैल्यू ऑफ डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन हमारे पास क्या है सर वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस है। द pK वैल्यू ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड pK वैल्यू ऑफ एस्टिक एसिड आर इतना इतना। ठीक है, चलिए सर, द करेक्ट वैल्यू ऑफ द pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट, डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट, ये हमारे पास यहां पर सीन है। ठीक है, चूंकि डाइमिथाइल अमीन बेस है तो डेफिनेटली इसका जो वैल्यू दिया होगा वो इसका pKb होगा। ये क्या है, इसका pKb है, pK नहीं होगा, वो इसका pKb होगा। ठीक है, ठीक है, डाइमिथाइल अमीन अमोनियम आयन नहीं है ना, डाइमिथाइल अमीनी है तो उसका pKb होगा। ठीक है, ये उसका pKb है, और ये क्या है सर pKa है। ठीक है, द pKb वैल्यू होगा, द pKb वैल्यू डाइमिथाइल अमीन एंड pK वैल्यू ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड का तो इतना ही होता है चीजें। ठीक है, और ये एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन का pKb भी इसी रेंज में होता है। ठीक है, ओके। अब बस pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिड, देखिए ये वीक बेस है और एस्टिक एसिड तो जग जाहिर है सर वीक एसिड है, तो वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, वीक बेस वीक एसिड का सॉल्ट, pH बराबर हाफ pKw, pH बराबर हाफ pKw। अगर H ले रहे हो तो pK माइनस pKb करेंगे, pK माइनस pKb करेंगे। चलिए सर आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सो हाफ 14, अब pK किसका लेंगे, एस्टिक एसिड का pK है कितना 4.77, और pK डाइमिथाइल अमीन का pKb कितना है सर 3.27। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो कितना आएगा, हाफ 14 और ये कितना हो जाएगा सर 1.5,
तो 15.5/2 कितना हो जाएगा सर जी? 15.5/2। एंड बेटा जी 15.5/2 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 7.75। कितना हो जाएगा सर जी? 7.75। कितना हो जाएगा सर जी? 7.75। दिस विल बी द आंसर। ठीक है सर, 7.75 विल बी द आंसर। ठीक है, 7.75 विल बी द। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। सॉल्ट के केस में याद रखना, हमेशा पहले आपको चीजों को पहचानना पड़ेगा कि सर चीज क्या है, कैसा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, किससे बना हुआ है, और डायरेक्टली फॉर्मूला छेप दो। कुछ भी उसमें इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्ट और बफर में अगर तुमने इक्वेशन मतलब तुमने अगर कंसेप्ट सोचने की कोशिश की तो मैटर खराब हो जाएगा। बस तुम पहचानो, केस को पहचानो, सही केस पहचान लिया, बस सीधे अप्लाई फॉर्मूला। बहुत ही जल्दी ये सवाल होते हैं, बट पंगा क्या होता है, बच्चे इसको केस ही नहीं पकड़ पाते। अगर बच्चों आपका आयनिक इक्विलिब्रियम वीक है, प्लीज गो फॉर बेटा जो लाइव सेशन आपका लिया था, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। सारा चीज एकदम बेसिक से उठा करके आपको हमने पढ़ाया था, 5-6 घंटे तक का सीरीज था। ठीक है, आप सोचो कि रातों रात आप आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में सर चैंप बन जाओगे, वो चीज नहीं संभव होगा। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में चैंप बनने के लिए सर थोड़ा सा बेसिक्स की आवश्यकता पड़ती है। अरेंज द फॉलोइंग सोल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। देखो पीओएच बोला गया, पीओएच, पीएच नहीं बोला है, पीओएच बोला है। ठीक है, देखो जिसका पीएच अधिक है, जिसका पीएच अधिक है उसका पीओएच कम है, और जिसका पीओएच अधिक है उसका पीएच कम होगा। और पीएच कम होना मतलब क्या? पीओएच अधिक है मतलब पीएच कम है, और पीएच कम होना मतलब क्या? एसिडिक। तो हमको बताना है सर इनमें से कौन सबसे बढ़िया एसिड है। ठीक है, हमको बताना है इनमें से कौन सबसे बढ़िया एसिड है। जो सबसे बढ़िया एसिड होगा उसका पीएच कम होगा और पीओएच ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज। तो बेटा जी इनमें सबसे बढ़िया एसिड क्या है? 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है तो उसका पीएच कम होगा और पीओएच ज्यादा होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना, तो सबसे पहले होगा HCl, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद कौन होगा? सर जी ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, तो उसके बाद 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा सर? सोडियम एसिटेट, ये वीक बेस है, ये वीकली बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है सर? वीकली बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट मतलब वीकली बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो वीकली बेसिक सॉल्ट है मतलब वीकली बेसिक है, तो इसका पीएच थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, पीएच ज्यादा होगा तो पीओएच थोड़ा सा इसका कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे वाहियात होगा कौन? हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक है तो पीएच कम, पीओएच ज्यादा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बेसिक है, बेसिक है तो बेटा पीएच ज्यादा होगा और पीओएच कम होगा। ठीक है, तो 1 4 3 2 विल बी द आंसर। ये क्या है सर? इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच है, तो इनके पीओएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बेसिक बफर। ठीक है, इनमें से कौन बेटा बेसिक बफर बनाएगा? देखो बफर हमेशा कौन बनाते हैं? वीक कंपोनेंट और उसके सॉल्ट, वीक एसिड उसका सॉल्ट या वीक बेस उसका सॉल्ट, हमेशा बफर ऐसे ही बनता है, वीक एसिड या उसका सॉल्ट और वीक बेस उसका सॉल्ट। तो एक चीज पहले समझो, सोल्यूशन में हमेशा पहले वीकर कंपोनेंट होने चाहिए, और वीकर कंपोनेंट ना थोड़े से अधिक होने चाहिए, अधिक होने चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो सोल्यूशन में बचे, सोल्यूशन में वो बचे। वीकर कंपोनेंट जब तक बचेगा नहीं तब तक वो बफर की तरह बिहेव नहीं करा पाएगा। तो हमें बेस मतलब वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए, और वो थोड़ा अधिक मात्रा में हो, जिससे कि सोल्यूशन में वो रेजिस्टेंस दे सके। चलिए आइए समझते हैं। अब देखो इस सवाल में क्या है, कहीं पर भी हमको बफर का दिया ही नहीं सीन। क्या दे दिया गया सर? एसिड और बेस मिला रहे हैं। क्या दे दिया सर? एसिड और बेस मिला रहे हैं। देखो पहली चीज याद रखो, कभी भी एसिड बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा। अब यहीं पे मैं तुमको बोल रहा हूँ सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, बट साथ में थोड़ा सा वीक कंपोनेंट भी बचना चाहिए। अगर वीक कंपोनेंट सॉल्ट के साथ बचेगा तो बफर बन जाएगा, और अगर वीक कंपोनेंट नहीं बचेगा तो बफर नहीं बनेगा। और वीकर कंपोनेंट बचना चाहिए, याद रखना, वीकर कंपोनेंट। ठीक है, ये चीज। अब देखो पहला केस समझो, पहला केस NaOH है और एसिटिक एसिड है। इसके बेटा कितने मोल है? 10 मिलीमोल है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके मिलीमोल आ जाता है। और इसके कितनी मिलीमोल है? 10 मिलीमोल है। तो बेटा ये तो बराबर है, तो दे विल मेक सॉल्ट, दे विल मेक सॉल्ट, ओनली सॉल्ट विल हैपन। और कौन सा सॉल्ट बनेगा सर जी? बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बनेगा, ये बफर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर HCl है और यहां पर बेस है, बेस वीक है और ये थोड़ा अधिक है। ठीक है, ये थोड़ा अधिक है। देखो ये क्या है बेटा? 10 मिलीमोल है, और ये कितना है सर? 20 मिलीमोल। 20 मिलीमोल बेस है और 10 मिलीमोल एसिड है। तो जितना एसिड है वो पूरा पूरा पहले रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पे क्या? 10 मिलीमोल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, और 20 में से 10 चला गया न्यूट्रलाइज होने, 10 बचेगा। तो ये जो 10 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अब क्या हो गया बेटा? वीक बेस और उसका सॉल्ट, तो ये है बेसिक बफर।
ये हमारा क्या है सर जी, बेसिक बफर है। सवाल का जो आंसर है वो ये है, ठीक है। चलो अगले वाले में आते हैं। HCl और NaOH दोनों बराबर मात्रा में है, दे विल जस्ट मेक सॉल्ट, NaCl सॉल्ट। न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है सर ये, इसका pH क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अगले केस में क्या है बेटा, बेस और एसिड है, बेस और एसिड है। बेस कितना बेटा, 5 मिलीमोल है, और एसिड कितना है सर, 2.5 मिलीमोल है। एसिड का मैं पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 मिलीमोल सोडियम एस्टेट होगा, 2.5 मिलीमोल सोडियम एस्टेट होगा, और साथ में क्या 2.5 मिलीमोल NaOH होगा। अब NaOH बेसिक है और ये बेसिक सॉल्ट है। अब सॉल्ट क्या होगा, पूरा सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। बट इस बेसिक सोल्यूशन का अगर तुम pH निकालोगे तो pH निकालते समय ओनली कंसिडर स्ट्रॉन्ग बेस, ओनली स्ट्रॉन्ग बेस को कंसिडर करिए। जो सॉल्ट है ना वो बहुत हल्का फुल्का बेस होता है, उससे pH में कोई असर नहीं आएगा। ओनली कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 मिलीमोल NaOH, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये भी बेस है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट है जो कि बेसिक बनना है। बफर हमारा कहाँ बनना है सर, सेकेंड ऑप्शन में, ओनली इन सेकेंड ऑप्शन यू हैव बफर। अब कैसे पहचानोगे तुम इसको एग्जाम में, सोल्यूशन में अगर एसिड बेस मिला रहे हैं तो जहां पर वीकर कंपोनेंट अधिक है, जहां पर क्या वीकर कंपोनेंट अधिक है, मतलब वीक एसिड या वीक बेस अधिक है, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस अधिक होना चाहिए, जिससे कि वो टाइट, जिससे कि वो न्यूट्रलाइजेशन के बाद बच जाए, वहीं पे बफर बनेगा, ठीक है। अब बेसिक बफर बनाना तो वीक बेस होना चाहिए और वो अधिक होना चाहिए एसिड की तुलना में, एसिड की तुलना में अधिक हो तभी वो बच पाएगा और हमारा बफर सोल्यूशन बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सर, ओके। अगला केस क्या है, हमारे पास सोडियम एस्टेट और एसिटिक एसिड है, सीधे सीधे बफर सोल्यूशन है। और बफर सोल्यूशन में pH क्या होता है सर, pH बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन एसिड। आयन अपॉन एसिड मार देंगे सर, pKa कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग ले लेंगे सर, तो 4.72 होती है, ठीक है, 4.72 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन। सोडियम एस्टेट कितना है, 0.2, एसिटिक एसिड कितना है सर, 0.1, तो log 2 हो जाएगा, log 2 मतलब 3, और ये वैल्यू हो जाएगी सर 5.02। 5.02 विल बी द pH। pH कितना हो जाएगा सर जी, 5.02, ठीक है। हमसे पूछ रहा है H+ की कंसंट्रेशन बताइए, तो H+ की कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा है, तो वो वैल्यू हमारी 10⁻⁵ की रेंज में होगी। क्या होगी सर जी, 10⁻⁵ के रेंज में होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, ये -4 है, गलत है, ठीक है, 10⁻⁵ की रेंज में होगी। अब यहाँ पे जरा एक चीज़ समझिएगा, जरा एक चीज़ जरा समझिएगा, इसका अगर मैं pH लेता हूँ, इसका अगर मैं pH लेता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी सर, वैल्यू आएगी वो 5 से कम आएगी। जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बेटा, 5 से कम आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 10⁻⁵ से ज़्यादा है, ठीक है, 5 से कम होगी, 4 पॉइंट समथिंग होगा। हमारी ये वैल्यू क्या है सर, 5 से अधिक है, तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये वैल्यू भी क्या है बेटा, 5 से मतलब 5 से कम वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी जो pH की वैल्यू होगी सर 5 से कम आएगी, और हमें क्या चाहिए, 5 से अधिक चाहिए, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी सर, 5 से कम होगी, ठीक है। pH की वैल्यू अगर हम लेंगे 5 से कम आएगी, ठीक है, और यहाँ पर भी वही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लूँगा तो पता है क्या होगा, pH की वैल्यू पता है क्या होगी, 6 - log 9, 6 - log 9, 6 और log 9 कितना हो जाएगा, 0.47 का डबल हो जाएगा, 0.47 का डबल मतलब 0.94, तो 5.06, तो ये हमारा आंसर है जो हमें चाहिए। तो बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा, 4। इट्स अ वेरी वेरी जीनियस क्वेश्चन, जिसमें कि हमको वैल्यूज थोड़ी सी क्लोज दी गई थी, बच्चे का लॉग का कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया। बच्चे को क्या क्लियर करा दिया है, लॉग का कंसेप्ट, कि कहाँ पे लॉग की वैल्यू 5 से कम होगी और कहाँ पे लॉग की वैल्यू 5 से अधिक होगी। सर ये 6 की रेंज में है, H+ कम है तो pH ज़्यादा होगा, H+ कम है pH ज़्यादा होगा, H+ कम है pH ज़्यादा होगा, बस सीधे समझना। यहाँ पे H+ अधिक है, H+ अधिक है तो pH कम होगा, यहाँ पर वैल्यू कम आएगी, pH की वैल्यू कम आएगी, और यहाँ पर pH की वैल्यू ज़्यादा आएगी। हमें ज़्यादा चाहिए, 5 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो दैट विल बी हमारा ऑप्शन नंबर 4। सही है सर, यस सही है सर, यस सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, आगे बात करते हैं। द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन NaCl सोल्यूशन। देखिए AgCl पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, बट अगर पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट में कॉमन आयन आ गया तो उसकी सॉल्बिलिटी और धरी की धरी रह जाएगी। इस तरह के सवालों में पहले जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है उसकी पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन लिखते हैं, NaCl 0.1 देगा, ठीक है। अब AgCl सॉलिड है, आयनाइज होगा, Ag+ और Cl- देगा। सोल्यूशन में पहले से ही Cl- 0.1 है, सॉल्युबिलिटी के बाद S और आ जाएंगे, तो यहाँ पर फाइनली अगर हम दें
तो KSP ऑफ AgCl कितना है सर? KSP ऑफ AgCl है कितना? 1.6 10 की पावर -10। ये जो KSP है दिस विल बी इक्वल टू क्या सर? RQ। और RQ क्या होगा? पहले क्लोराइड आयन लेंगे। अब बेटा क्लोराइड आयन याद रखना, वैसे ही AgCl कम सॉल्युबल है, ऊपर से कॉमन आयन लग गया तो और कम हो जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बिकम क्या? 0.1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 हो जाएगी, ठीक है। और सिल्वर आयन कितना है? S। यहां से बेटा सॉल्व करने पे S कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -10 है, ठीक है। 1.6 10 की पावर -9, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -9। इस तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन को फॉर्म करना है। हमेशा पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन आया है इसको ऐड करेंगे और फिर इसकी सॉल्युबिलिटी SS मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा, ठीक है। और बस सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे 1.6 10 की पावर -9, ठीक है। ये सारी चीजें सर देखिए आपने पहले से की होनी चाहिए, पहले से की होनी चाहिए। और अब आप साथ में हमारे सवाल कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेशन का यूज क्या है? आप साथ में हमारे सवाल कर रहे हैं, चलिए, और हमसे तेज कर रहे हैं। चलिए सर, यहां पर भी वही हो जाएगा। NaF हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, NaF हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, Na+ और F- देगा, ठीक है। कितना है सर? 0.1 है, तो 0.1 Na+, 0.1 F- देगा, ठीक है। अब कैल्शियम फ्लोराइड है हमारे पास, तो हमको कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन देगा। कैल्शियम फ्लोराइड हमारे पास है, हमको बेटा कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन देगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। सोल्यूशन में पहले से ही फ्लोराइड आयन है 0.1। सोल्यूशन में बचा पहले से ही फ्लोराइड आयन है कितना? 0.1, ठीक है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी से ये S और ये कितना हो जाएगा? 2S हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी से ये S और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ये 2S हो जाएगा, ठीक है। अब बस काम खत्म, गेम ओवर। अब दोस्तों क्या? बस काम खत्म, गेम ओवर। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है। अब बस इसको चलो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो KSP कितना है? 5.3 इंटू 10 की पावर -11 है। 5.3 10 की पावर -11 है। कैल्शियम आयन कितना है? S है। कैल्शियम आयन कितना है? S है। फ्लोराइड आयन कितना है? इतना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे एंड दिस विल बिकम क्या? 0.1। सर ये 0.1 ही हो, क्योंकि S ऑलरेडी कम होगा, वीक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, ऊपर से कॉमन आयन लग गया और कम हो जाएगा। तो दिस विल बिकम कितना? 0.1। तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, फ्लोराइड का कोफिशिएंट 2 है ना, तो 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे सर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.3 इंटू 10 की पावर -9। 5.3 इंटू 10 की पावर -9, 5.3 इंटू 10 की पावर -9। ये हम लोग की इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। काफी ड्रास्टिक डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन? देखिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल का सवाल है। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको ली चैटलियर के रिजल्ट तुमको ध्यान रखने हैं। क्या होते थे ली चैटलियर के रिजल्ट? सर जी, ली चैटलियर के रिजल्ट हमारे हुआ करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। ली चैटलियर के रिजल्ट हमको सर देखिए ध्यान रखने हैं। देखो, केपी केसी में रिलेशनशिप क्या होता है, अलग अलग रिएक्शन के के में क्या रिलेशनशिप होता है, किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे के पावर में चला जाएगा, वो सब चीजें आपको सर या आती होंगी और वो बड़ी सिंपल चीजें होती है। आप डायरेक्टली बेटा ली चैटलियर के आप रिजल्ट याद रखिए। रिएक्टेंट बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाती है? फॉरवर्ड जाती है। प्रोडक्ट बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाती है सर? बैकवर्ड जाती है, ठीक है। रिएक्शन में अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, रिएक्शन में अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, उधर जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम तुमने बढ़ाया है सर, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो सिस्टम का प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हुआ सिस्टम वापस से प्रेशर बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ाएगा? नंबर ऑफ गैसेस मोल बढ़ा करके, ठीक है। ये चीज तुमने प्रेशर को बढ़ाया है, ठीक है, तुमने प्रेशर को बढ़ाया है तो सिस्टम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को कम करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को कम करने की दिशा में जाएगा। जहां पे भी गैस के मोल कम होंगे वहां जाएगा। अगर सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। ये चीज अगर हमने कैटलिस्ट डाला, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट डालने पे नो इफेक्ट। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करता है, क्या? टाइम को कम कर देता है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम को बेटा कम कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस, नोबल गैस अगर हमने ऐड की, क्या नोबल गैस हमने ऐड की, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर नोबल गैस ऐड की, नो इफेक्ट। और नोबल गैस हमने अगर ऐड की कांस्टेंट प्रेशर पे,
तो याद रखना बेटा, ये जो चीज है ये तभी संभव है, कांस्टेंट प्रेशर पे नोबल गैस कब संभव है, जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। ये वॉल्यूम बढ़ाने वाला केस है, और वॉल्यूम बढ़ाने पे सिस्टम कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल बढ़ेंगे, जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल बढ़ेंगे वहीं पे सिस्टम जाएगा, ये ऊपर वाला केस। ठीक है, तो ये सब केसेस को हमने सर एकदम पूरी तरह से एकदम मुंह जबानी याद रखना है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते सवालों पे आते हैं, आगे बढ़ते चलिए सर सवालों पे आते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन में गैस के मोल कम हो रहे हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड ड्रिवन होगी, लो टेम्परेचर पे सर रिएक्शन फॉरवर्ड ड्रिवन होगी। ठीक है, लो टेम्परेचर ले, ठीक है, और हाई प्रेशर ले। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्यों, देखो प्रेशर अगर बढ़ाया है हमने, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर कम करना चाहेगा। और प्रेशर कैसे कम होगा, जहां पे गैस के मोल कम हो रहे उधर जाएगा, और गैस के मोल किधर कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने पे क्या हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है, 2 का 1, 2 मोल से 1 मोल बन रही। तो हमें गैस के मोल कम करने हैं बाय मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर हमने बढ़ा दिया है। तो विद हाई प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड चूंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सिस्टम वापस से टेम्परेचर इनहांस करने के लिए हीट लिबरेट करेगा और फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज लेस देन 0, मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच लेस देन 0 है, मतलब एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब XY4 कब फेवर होगा, XY4 का फेवर का फॉर्मेशन कब फेवर होगा। देखिए यहां पर भी वही हो रहा है बेटा, गैस के मोल कम हो रहे हैं, 5 से 2 मोल बन रही है, 5 मोल से 2 मोल बन रही है। तो हमने प्रेशर को बढ़ाना होगा, हाई प्रेशर रखना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है सर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर से सर ये हमारी रिएक्शन आगे की तरफ सर फेवर करेगी। ठीक है, यस सर। चलिए सर जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसी के साथ सर देखिए हम लोग का ये जो क्विक रिवीजन सेशन था वो हम लोगों ने सर थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम में कर लिया है कंप्लीट, और इसी के साथ सर हमने पूरी की पूरी केमिस्ट्री में क्विक रिवीजन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बच्चों, टू बी वेरी फ्रैंकली मैं एक एज ए स्टूडेंट के तौर पे बताऊं, और मैं एक जेन्युइन आपको एडवाइस दूंगा, अगर इस समय मेरा कोई छोटा भाई बहन होता, मैं उसे कहता कि इस समय तुमको अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बच्चों कम कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर बच्चे की नीड ना थोड़ी सी अलग होती है। आप अपनी नीड को समझिए कि आपकी क्या टॉपिक वीक है, क्या टॉपिक स्ट्रांग है, और उस हिसाब से सर आप अपने टाइम को सेल्फ स्टडी में दीजिए। जितना ज़्यादा बच्चों सेल्फ स्टडी में आप समय देंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यकीन मानिए बच्चों, जो एजुकेशन होती है, जो पढ़ाई होती है, वो बेसिक तरीके से ही बेटर होती है। ठीक है, अपने नोट्स को रिवाइज करिए, PYQs को खुद से लगाइए। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल जो आपने साल भर में किए होंगे, जो हमने लाइव वन शॉट सेक्शन में जो आपको अच्छे सवाल है उनको खुद से करिए, और ऐसा करने पे ही आपका बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने आप से समय करिए, अपने आप से बातें करिए कि मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, और थोड़ा सा आगे की प्लानिंग करिए कि अभी 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन मत मानिए, क्योंकि लास्ट के 2 दिन तो मैंने बोला है कि भाई सिर्फ सोइएगा आप, जितना अच्छा सोओगे उतना अच्छा एग्जाम में जागोगे, जितना अच्छा 2 दिन पहले सोओगे उतना अच्छा एग्जाम में जागोगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे जरा सा भी हेडेक हो गया ना, पूरा का पूरा बेटा पेपर चौपट हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, उससे आपकी पूरा पूरा मैटर खराब हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बॉर्डर केसेस पे ही 2-2 3-3 साल तक लग जाते हैं उनको बॉर्डर केस बस पार करने में, 550 से 600 प्लस जाने में 2-2 साल तक लगते हुए देखा हुआ है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी काम ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए क्या करना हो, लास्ट के 2 दिन में कोई भी आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है कि हमें ये करना है वो करना नहीं। वैसे ही 2 दिन पहले नींद गायब हो जाती है। ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम है, नींद वैसे ही गायब हो जाती है। ठीक है, डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्लीपिंग साइकिल को अपना सही रखिए चीज़ें, और 2 से 5 का जो पीरियड है उसको अभी से ही टेबल और चेयर पे बैठ करके पढ़ने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, 2 से 5 का जो नीड का जो टाइम है उसमें ऑलरेडी चेयर पे बैठ के पढ़ने की आदत डाल लीजिए, हो सके तो सवाल लगाने की आदत डाल लीजिए, और थोड़ा खुद से अपना समय स्पेंड करिए कि मैंने साल भर इतना पढ़ा हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की हुई है, ये टॉपिक मेरे वीक है, तो इनको मैं थोड़ा सा इस पर सवाल करके और कॉन्फिडेंट फील करूँ। अपने आप से बेटा बात करिए, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं आपको समझता है, आपसे ज़्यादा अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है, आपसे ज़्यादा अच्छा आपका कोई शत्रु नहीं है। आपको अपनी कमियां भी पता है, आपको अपनी अच्छाइयाँ भी पता है। कमियों को दूर करोगे आप अपने फ्रेंड बन जाओगे, कमियों को निगलेक्ट कर दोगे आप अपने शत्रु बन जाओगे। तो अपने आप के साथ बेटा टाइम स्पेंड करिए, और डेफिनेटली हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस समय पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। आपने साल भर जो इतनी मेहनत की हुई है, आपके टीचर्स ने आपके साथ जो इतना लगे हुए हैं, हम सब पूरी टीम KGS की टीम ने आपके साथ इतना जो मेहनत की हुई है,
तो इन सब के कारण आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, आपने कंसिस्टेंटली इतने लेक्चर्स करना, ये कोई मजाक बात होती है क्या बच्चों? इतने सारी क्लासेस अटेंड करना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। अच्छी चीज़ों को सोचिए ना, एक आध चीज़ तो थोड़ा बहुत नेगेटिव सबके साथ होता है, कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार पड़ जाता है, उसका सबका शेड्यूल खराब हो जाता है। ऐसे तो नहीं किसी सिलेक्शन खराब हो जाएगा, नहीं। 5, 10, 15, 20 दिन की बात छोड़ दीजिए, ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर देखिए। आपने कितनी लंबी बच्चों जर्नी ट्रेवल की हुई, इतने सारे आपने लेक्चर्स अटेंड किए, सवाल किए हैं, DPPs लगाई हैं, टेस्ट दिए हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा जी। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ रहिए और सब कुछ बढ़िया होगा। ये हम लोगों की आपके लिए दुआएं हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इस क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला आप लोगों का, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। चलिए सर, ओके।